इस वीडियो में हम अंकेक्षण में विभिन्न मदों का प्रमाणन किस प्रकार करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नगद बिक्री है, कैश सेल्स है, इसका प्रमाणन किस प्रकार किया जाए, इसका वाउचिंग किस प्रकार हो। नगद बिक्री में सामान्यतः जो नगद बिक्री से जो प्राप्त रकम होती है उसमें गबन की ज़्यादा संभावनाएं होती है। अतः ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से इसका वाउचिंग करनी चाहिए, इसकी प्रमाणन करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जो अपनाई जा रही है उसके संबंध में उसे जो बिक्री के संबंध में किए जाने वाले लेखे हैं उसका मिलान विक्रेताओं के जो सेल्समैन के समरी स्टेटमेंट्स हैं उनसे उनके साथ की जानी चाहिए। और सेल्समैन की समरी स्टेटमेंट है उसका कैशियर जो कैश रोकड़ का हिसाब किताब रखता है उसका जो स्टेटमेंट है कैश रिसीव के संबंध में उससे भी मिलान करना चाहिए। साथ के साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि जो कैश मेमो हैं उनको भी परीक्षण के तौर पर देखना चाहिए और डाउट हो तो कैश मेमो सभी का मिलान करना चाहिए, विस्तार से देखना चाहिए। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि भुगतान प्राप्त करने वाले रोकड़िए द्वारा रखी गई कच्ची रोकड़ बही का दैनिक मतलब पर डे योग पक्की रोकड़ बही में लिखा जाता है कि नहीं, उसे ये भी देखना चाहिए। यदि ऑटोमेटिक कैश सिस्टम है, कैश रजिस्टर है, उसका प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में टिल रोल्स से उनके योगों की जांच करनी चाहिए, उनके टोटल्स को टैली करना चाहिए। यदि व्यापार छोटा है तो प्रत्येक कैश मेमो की प्रतिलिपि या कार्बन नकल से रोकड़ बही के प्रत्येक लेखे का मिलान करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि रसीदों के विवरण रोकड़ बही से ठीक मिलान करते हैं या नहीं। रोकड़ बही से संबंधित जो कैश सेल से रोकड़ बिक्री से संबंधित जो प्रमाणक होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, उनमें विक्रेताओं के जो सेल्समैन हैं उसके समरी स्टेटमेंट्स, कैशियर का स्टेटमेंट कैश रिसीव्ड के संबंध में, कच्ची रोकड़ बही और कैश मेमो यानी कि कैश का जो मेमो बनाया है उसकी नकल इत्यादि को काम में लिया जाता है। अगले मद के रूप में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोगों से आय का प्रमाणन या वाउचिंग किस प्रकार करेंगे ये देखेंगे। सामान्यतः विनियोग के लिए एक अलग खाता बही रखी जाती है, विनियोग का अलग खाता खोला जाता है। यदि कम विनियोग बहुत ज़्यादा है तो विनियोग खाता बही रखी जाती है, इन्वेस्टमेंट लेजर रखा जाता है। स्थायी ब्याज वाले जो विनियोग हैं उनके जो ब्याज की प्राप्ति की देय तिथियां हैं और प्रत्येक खाते के साथ नोट की हुई होती है और उनमें से ब्याज प्राप्त हो गया उसका लेखा किया जाता है, रसीद काट दी जाती है उसकी और उनको पुस्तकों में लिख दिया जाता है। ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका नोटिंग भी होनी चाहिए कि ब्याज क्यों नहीं प्राप्त हुआ, उसको भी बकाया ब्याज को भी अप्राप्य ब्याज के रूप में, संपत्ति के रूप में चिट्ठी में दिखाया जाता है। रोकड़ बही में ब्याज की सही रकम दिखाई गई है या नहीं इसकी जांच विनियोगों और उन पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर के आधार पर गणना करके भी की जा सकती है। जो विनियोग अंशों में किए गए हैं उनमें जो लाभांश अधिपत्र प्राप्त होते हैं, डिविडेंड वारंट्स प्राप्त होते हैं, उनके प्रतिपूरण से भी अपन ये जांच सकते हैं कि लाभांश प्राप्त हुआ है या नहीं। और लाभांश का भुगतान अगर बैंक के जरिए प्राप्त हुआ है तो बैंक पासबुक भी देख लेनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जो विनियोग हैं उन पर लाभांश प्राप्त हुआ उसका प्रॉपर लेखा कर दिया गया है। और लेखा करने के साथ साथ यदि कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ तो क्यों नहीं प्राप्त हुआ उसका कारण ज्ञात करना चाहिए। इसमें विनियोगों से इनकम जो होती है, इनकम होती है लाभांश के रूप में, इसके जो वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट लेजर और इंटरेस्ट रिसीव्ड की जो रसीदें हैं वो पासबुक और डिविडेंड वारंट्स, पासबुक में अगर बैंक के मार्फत प्राप्त हुआ तो पासबुक और अगर लाभांश अधिपत्र के रूप में प्राप्त हुआ तो उसके प्रतिपूरण जो है काउंटर फॉइल्स हैं वो इसमें वाउचर होते हैं। स्थायी संपत्तियों की बिक्री, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जब स्थायी संपत्तियों को बेचा जाता है तो उसका प्रमाणन करने के लिए, उसकी वाउचिंग के लिए
जिस माध्यम से भी उस संपत्ति को बेचा गया है, उस माध्यम या उस विक्रय प्रतिनिधि का जो भी स्टेटमेंट होता है उसकी जांच करनी चाहिए। संपत्ति यदि नीलाम की गई है तो नीलामी करने वाले एजेंट भी से भी विवरण प्राप्त होता है, उसको भी अंकेक्षण को देखना चाहिए। इसके विपरीत जो विक्रय का जो अग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि से भी मिलान करना चाहिए। और इसके संबंध में यदि कोई पत्र व्यवहार है तो उसको भी देखा जा सकता है। इस प्रकार स्थायी संपत्ति की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि का अपन अंकेक्षण कर सकते हैं। विक्रय प्रतिनिधि या नीलाम करने वाले एजेंट का विवरण या जो विक्रय का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उससे या संबंधित कोई पत्र व्यवहार है आदि से अपन ये प्रमाण वाउचिंग कर सकते हैं। इसमें वाउचर के रूप में मध्यस्थ का बिक्री विवरण और रसीद और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी और जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्र व्यवहार है, वो इसमें प्रमाणक का काम करते हैं। इसी प्रकार प्लांट और मशीनरी की खरीद होती है। मान लीजिए कोई स्थायी संपत्ति जिसमें प्लांट और मशीनरी है उनकी खरीद करते हैं, तो खरीद के संबंध में भी अपन प्रमाणन जब करेंगे तो विक्रेता ने जो बिल प्राप्त दिया है तथा उसके द्वारा जो पैसा प्राप्त करने की जो रसीद दी गई है उनका मिलान करना चाहिए। जो बिल है और जो रिसिप्ट्स है उनको आपस में मिलान करना चाहिए कि उस बिल के अनुरूप ही रसीद बनी हुई है या नहीं। यदि कोई पत्र व्यवहार है तो उसको भी देखना चाहिए कि पत्र व्यवहार में किस तरह से क्या पत्र व्यवहार किया गया है। यदि नीलामी में खरीदी गई है तो नीलामकर्ता का नोट भी देखना चाहिए। यदि कोई संपत्ति अपन ने नीलामी में खरीदी है प्लांट एंड मशीनरी तो नीलामकर्ता का नोट भी देखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खरीद पर किया गया समस्त व्यय पूंजीगत व्यय माना गया है अथवा नहीं। खरीद पर जो भी खर्चा किया गया है उसको पूंजीगत व्यय माना गया है या नहीं, ये भी देखना होता है। इसमें जो वाउचर्स होते हैं प्लांट और मशीनरी की खरीद के संबंध में, वो विक्रेता का बिल, वाउचर में रसीद, जो रिसिप्ट है जो पेमेंट की, कॉरेस्पॉन्डेंस जो पत्र व्यवहार इस संबंध में किया गया है, और या नीलाम करता है, नीलामी में यदि संपत्ति ली है तो जो नीलाम करता है उसका ऑक्शन जिसने किया उसका नोट होना चाहिए। तो ये प्रमाणक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आइटम जो है प्राप्य बिल से प्राप्त रकम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्स रिसीवेबल का प्रमाणन करते समय जो भिन्न भिन्न बिल हैं उनकी देय तिथि या भुगतान तिथि, ड्यू डेट्स जो हैं, उनको ज्ञात करने के लिए प्राप्य बिल पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल जो बुक होती है उसकी जांच करनी चाहिए कि यानी कि उनकी ड्यू डेट्स कौन सी हैं, बिलों की जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनकी पेमेंट डेट्स हैं या ड्यू डेट्स हैं वो कौन सी हैं, उनकी जांच बिल्स रिसीवेबल बुक से करनी चाहिए। जो बिल भुगतान तिथि से पहले भुना लिए गए हैं उनके बट्टे और बाकी प्राप्त रकम की भी जांच की जानी चाहिए। यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं ड्यू डेट से पहले ही उनको अगर भुना लिया गया है, डिस्काउंटेड करा लिया गया है, तो कितना डिस्काउंट लगा है या कितनी रकम प्राप्त हुई है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। ये जांच किस तरह करेंगे? प्राप्त जो रकम प्राप्त हुई है, जो हुई है, कितना बट्टा लगा है, इसकी जांच प्राप्य बिल पुस्तक, बिल बट्टा पुस्तक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल डिस्काउंट बुक, बैंक पासबुक और बट्टे की जो सामान्य प्रचलित दर है उसके आधार पर की जा सकती है। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राप्त रकम रोकड़ बही और छूट की रकम छूट खाते में लिखी गई है अथवा नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें जो वाउचर्स के रूप में जो काम आते हैं, प्राप्य बिल से प्राप्त रकम का जो बिल्स रिसीवेबल है उनके अमाउंट रिसीव्ड का अगर वाउचिंग करते हैं तो जो वाउचर्स इसमें जो काम में ली जाते हैं वो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स डिस्काउंट बुक, डिपॉजिट स्लिप्स और बैंक पासबुक, ये इसके वाउचर के रूप में काम में आते हैं। अब देय बिलों का भुगतान है, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, उसकी वाउचिंग किस प्रकार करेंगे? यानी बिल्स जो पेबल हैं उनका पेमेंट किया, पेमेंट की वाउचिंग करनी है तो देय बिलों के संबंध में सभी विवरण देय बिल बही में रखे जाते हैं, बिल्स पेबल बुक में रखे जाते हैं, जो भी डिटेल होती है उनकी। तो ऐसे बिलों का भुगतान किया जाए तो उसके प्रमाणन के लिए रुपया पाने वाले यानी कि जिसको पेमेंट किया
उसने जो रसीद दी अपने को पेमेंट के बदले, वो रसीद उसके द्वारा वापस किए किए गए बिल्स पेबल का जो पेमेंट करेंगे तो वो व्यक्ति अपने को रसीद भी देगा और वो जो बिल्स पेबल अपन ने उसको दे रखे हैं वो वापस देगा अपने को। और दे विल वही है, उसमें ये देखेंगे कि उनका प्रॉपर लेखा किया गया है नहीं। यदि भुगतान चेक से किया गया है तो बैंक की पासबुक से ये मिलान करना चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए। जो वाउचर्स इसमें काम में लिए जाते हैं वो जो बिल्स पेबल का पेमेंट रिसीव करता है उसकी रसीद, बैंक की पासबुक, अगर बैंक के मार्फत पेमेंट आया है या चेक से पेमेंट आया तो दे बिल वही यानी बिल्स पेबल बुक, और दे बिल जो बिल अपन ने जिसका पेमेंट किया है वो भी प्रमाणक होता है। थैंक यू।